हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्षितिज और आप देख रहे हैं रेड एंड मोर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चारधाम यात्रा की आइटनरी के बारे में। इतने महीनों के लॉकडाउन के बाद सभी लोग ज्यादातर अपने घरों में बोर हो चुके हैं। तो जो लोग कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो उन लोगों की ये वीडियो काफी काम की साबित होने वाली है। इस वीडियो में आपको चारधाम यात्रा यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन सभी जगह पर वाया रोड यानी कि बस या टैक्सी या फिर बाइक से कैसे जा सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। इस यात्रा पर आपको कैसे जाना है, कहाँ से आपको बस मिलेगी और आप कहाँ पर रुकेंगे, कितने दिनों की यात्रा होने वाली है और सबसे जरूरी बात कि इस यात्रा पर कौन कौन जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन हट जाने के बाद भी अभी भी सारी सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई। तो ये सभी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी यात्रा होने वाली है ये शुरू होने वाली है हरिद्वार से ही शुरू होकर और यहीं पर लौट कर आकर हमारी यात्रा ये कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम हरिद्वार से यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हुए वापस हरिद्वार तक आएंगे। हरिद्वार से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे हरि का द्वार भी कहा जाता है। ये यात्रा मोस्टली मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होकर अक्टूबर के लास्ट वीक तक जाती है, बट इस बार लॉकडाउन के चलते ये यात्रा जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुई है। हरिद्वार तक पहुंचना काफी आसान है। हरिद्वार अच्छी तरह से रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, हरिद्वार तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आपको देहरादून में मिलेगा। आप वहां आकर भी हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप चारधाम यात्रा के लिए टूर पैकेज बुक कराना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन हरिद्वार से मिल जाएगा। आप हरिद्वार से कोई भी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले के पास जाकर अपने लिए टैक्सी बुक करा सकते हैं, या फिर आप कोई भी बस वगैरह भी आप बुक आसानी से करा सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हमारी यात्रा का जो सबसे पहला दिन होगा उसमें हम हरिद्वार से बारकोट तक जाएंगे। हरिद्वार से बारकोट की दूरी 210 किलोमीटर है और यहाँ पहुंचने में हमें 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं। हरिद्वार से बारकोट के रास्ते में मसूरी भी पड़ता है, तो अगर आप चाहें तो मसूरी में केम्प्टी फॉल के नज़ारे भी ले सकते हैं। हरिद्वार से बारकोट पहुंचने के बाद आपको शाम को वहीं होटल लेके रुकना होगा। बारकोट का टेम्परेचर अमूमन समर्स में 25 से 30 डिग्री और विंटर्स में 10 डिग्री तक रहता है, तो आप उसी हिसाब से अपने पैकिंग करके जाइएगा। बारकोट काफी सुंदर जगह है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। हमारे जो दूसरे दिन की शुरुआत होगी वो होगी बारकोट से यमुनोत्री तक। तो दूसरे दिन में हम बारकोट से यमुनोत्री तक जाएंगे, मगर यमुनोत्री तक आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो आपकी गाड़ी जाएगी जानकी चट्टी तक, जो कि बारकोट से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद जानकी चट्टी से आपको 6 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी पैदल, या फिर आप पालकी या फिर पोनी भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। यमुनोत्री का टेम्परेचर 18 से 10 डिग्री तक रहता है, तो आप देख लीजिए क्या क्या आपको कैरी करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो अभी यात्रा लॉकडाउन के बाद शुरू हुई है, इसमें केवल 400 ही यात्रियों को पर डे यमुनोत्री विजिट करने की परमिशन है, तो एकदम से आप भीड़ ना बढ़ाएं। यमुनोत्री पहुंचकर आप दर्शन वगैरह करके आप शाम को वापस लौट सकते हैं बारकोट के लिए। रात में आपको बारकोट में ही रुकना पड़ेगा। फिर अगले दिन की यात्रा हम बारकोट से ही शुरू करेंगे। हमारे तीसरे दिन की यात्रा रहेगी बारकोट से उत्तरकाशी तक की। बारकोट से उत्तरकाशी की दूरी 98 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो आप सुबह नाश्ता वाश्ता करके बारकोट से उत्तरकाशी के लिए निकल सकते हैं, तो आप लगभग 12-1 बजे तक उत्तरकाशी आराम से पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी में घूमने के लिए आपको बहुत सारे मंदिर हैं, आप आराम से घूम सकते हैं मंदिर में। उत्तरकाशी में काफी प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है, वहां आप देखिए, घूमिए और रात को आप उत्तरकाशी में ही होटल लेके स्टे करिए। चौथे दिन की जो हमारी यात्रा है वो उत्तरकाशी से गंगोत्री तक की रहेगी। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, तो आपको 4 से 5 घंटे आराम से लगने वाले हैं। गंगोत्री पहुंचकर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पार्किंग मंदिर से 200-300 मीटर की दूरी पर है, तो आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपको कोई पैदल चलना पड़ेगा। मंदिर बिल्कुल भागीरथी नदी के किनारे है।
आप आराम से वहां दर्शन कीजिए। यही भागीरथी नदी आगे जाकर अलकनंदा से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। अगर आप चाहें तो आप गंगोत्री से गौमुख के लिए भी जा सकते हैं, जहां लगभग आपको पूरा एक दिन लग जाएगा। 18 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा गौमुख तक जाने के लिए, और एक दिन में केवल 150 यात्री को ही गौमुख तक जाने की अनुमति होती है। और इस लॉकडाउन के समय में केवल 600 यात्रियों को गंगोत्री की परमिशन मिली हुई है कि आप एक दिन में केवल 600 यात्री ही विजिट कर सकते हैं गंगोत्री के लिए। चौथे दिन ही हम गंगोत्री से वापस लौटकर उत्तरकाशी आ जाएंगे। हम रात को हम आकर उत्तरकाशी में ही रुकेंगे। 5वें दिन की जो हमारी यात्रा होगी वो होगी हमारी उत्तरकाशी से गुप्तकाशी तक की। गुप्तकाशी की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है उत्तरकाशी से, जिसे तय करने में लगभग 8 से 9 घंटे हमें आराम से लग जाएंगे। गुप्तकाशी में अर्धनागेश्वर मंदिर है, आप वहां घूम सकते हैं, देख सकते हैं। गुप्तकाशी की ये मान्यता है कि पांडव जब शिव के दर्शन के लिए ढूंढ रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर आकर अपने आप को छुपाया था, इसलिए इसे गुप्तकाशी कहा जाता है और इसे बनारस का छुपा हुआ रूप भी माना जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है। यात्रा का हमारा जो छठा दिन होगा उसमें हम गुप्तकाशी से केदारनाथ तक जाएंगे। गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक तो आपकी गाड़ी जा सकती है, या फिर आप बाइक वगैरह से जाएंगे तो बाइक आपकी जा सकती है। इसकी दूरी गुप्तकाशी से 30 किलोमीटर है, लेकिन गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको 16 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। एक तरफ से ये 16 किलोमीटर है, तो आप जब वापस भी आएंगे तो ये आपको लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा पड़ने वाली है। आप चाहें तो इस यात्रा को पैदल, डोली या फिर हेलीकॉप्टर की मदद से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है। और इस समय केवल 800 यात्रियों को ही केदारनाथ तक जाने की परमिशन है। केदारनाथ में मैं आपको बता दूं कि इस समय मंदिर में अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, आप बस बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, नंदी जी की जो मूर्ति है वह बाहर ही है, तो आप उसके दर्शन आराम से कर सकते हैं। और शाम को आरती के समय ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो केवल आप उस समय ही बाहर से दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आप कुछ घंटे बिता सकते हैं, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। 5-6 घंटे आपको आने में लगेंगे और 5-6 घंटे ही लगभग आपको वापस जाने में लगेंगे। तो केदारनाथ यात्रा में एक बात का ख्याल रखें कि रेनकोट और छाता जरूर लेकर के आएं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, और अगर आप एक बार भीग गए तो ठंड से आपकी हालत खराब हो जाने वाली है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये यात्रा आपकी काफी लंबी होने वाली है, तो अगर कुछ लोगों को घुमावदार रास्तों पे या पहाड़ों पे सर में दर्द या कोई उल्टी जैसी परेशानी होती है तो वो अपना नीचे से ही गौरीकुंड से अपनी दवा साथ में लेकर के आएं, क्योंकि इस समय कोविड-19 की वजह से दुकानें वगैरह कोई खुली हुई नहीं है। रास्ते में आपको कोई भी दुकान या कोई भी होटल खुला हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए आप कोई भी खाने पीने की चीज़ या अपनी जो भी दवाई है वो नीचे से ही कैरी करें साथ में। और केदारनाथ में इस समय केवल 800 यात्रियों को दर्शन करने की अनुमति है। 800 से ज़्यादा यात्री अभी अलाउड नहीं किए जा रहे हैं। हमारी यात्रा का जो 7वां दिन होगा उसमें हम गुप्तकाशी से बद्रीनाथ तक जाएंगे। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की दूरी 220 किलोमीटर है, तो इसे तय करने में आपको 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। बद्रीनाथ मंदिर बिल्कुल पार्किंग के पास में ही है, तो आपको पैदल ज़्यादा नहीं चलना होगा। बद्रीनाथ में आप पहुंचकर आप वहां पर ब्यास गुफा, चरण पादुका, भीम कुंड, सरस्वती नदी आदि के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम है जो कि देश के चारों कोनों पर उपस्थित है। यहाँ पर एक ताप कुंड है, यहाँ नहाकर आपको मंदिर में प्रवेश करना है दर्शन के लिए। सभी तीर्थयात्री पहले इसी कुंड में नहाकर तभी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। रात में आप यहाँ बद्रीनाथ में ही रुकेंगे। हमारी जो 8वें दिन की यात्रा होगी उसमें हम बद्रीनाथ से जोशीमठ होते हुए रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, जो कि दूरी है 160 किलोमीटर, तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद आप वहां पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे मंदिर भी हैं, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो सीधे हरिद्वार के लिए भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि आप काफी थक चुके होंगे तो आपको ये बेहतर रहेगा कि आप एक दिन यहाँ पर पहले रुद्रप्रयाग में बिताएं, उसके बाद फिर आप रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए निकलें। तो हमारी जो आखिरी दिन की यात्रा होगी वो होगी रुद्रप्रयाग से हरिद्वार तक की। यात्रा के आखिरी दिन में आके आपको रुद्रप्रयाग से हरिद्वार तक आना होगा, बस यहीं आके हमारी यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो ये ऐसे करके 8 से 9 दिनों में हमारी यात्रा पूरी हो जाती है।
इस यात्रा में आपको 8 से 9 दिन लगेंगे। अगर आप गौमुख या कहीं और नहीं जाते हैं तो ये 9 दिन में आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि कौन कौन इस यात्रा पर जा सकता है। पहले तो ये यात्रा सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू की गई थी, जो कि 1 जुलाई को शुरू हुई थी, और उसके लिए भी आपको ई पास बनवाना ज़रूरी था। ई पास कैसे बनाना है, ये इसकी वीडियो मैंने एक अलग से बना रखी है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप 5 मिनट में ही अपना ई पास बनवा सकते हैं। मगर अभी हाल ही में 26 जुलाई को यूके गवर्नमेंट ने ये यात्रा सभी पूरे देशवासियों के लिए खोल दी है, तो अब ये सभी लोग यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई है कि आपके पास कोविड-19 का रिपोर्ट होना चाहिए जो कि नेगेटिव हो, और वो भी 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपकी 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी होती है तो आपको दोबारा से जांच करानी पड़ेगी। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो फिर आप उत्तराखंड पहुंचने के बाद 7 दिन तक क्वारंटीन किए जाएंगे। ये आप होम क्वारंटीन भी हो सकते हैं, किसी होटल में भी हो सकते हैं, और किसी कैंप में भी किए जा सकते हैं। 7 दिन क्वारंटीन रहने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन के समय पर दिखाना होगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस समय केवल यमुनोत्री में 400 लोगों को, गंगोत्री में 600 लोगों को, केदारनाथ में 800 और बद्रीनाथ में 1200 लोगों को एक दिन में यात्रा करने की परमिशन है। ई पास के लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मेरे दूसरे चैनल पे, तो अगर आप ई पास से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि ई पास को कैसे बनवाना है, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।